अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिक्योरिटी गेट पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। रोहित ने अपने कार में बैठते हुए ही फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपनी उंगलियां रखी। ऑटोमेटिक दरवाजा खुलने लगा। रोहित को गाड़ी के अंदर दाखिल हुई। विला में मेन बंगलो के बाहर एक बहुत ही आलीशान गार्डन था। गार्डन को ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी से सुरक्षित किया गया था। इस गार्डन में पूरे साल एक ही सामान का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता था। ऑर्किड, लिली, गुलाब देश विदेश के बहुत ही रेयर फूलों जैसे या एग्जीबिशन लगा था। रंग बेरंगी फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जादुई दुनिया थी। किसी ने फूलों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह संभाल के रखा था। रोहित ने अपनी कार पार्किंग एरिया में पार्क की। रोहित ने बंगलो के मेन एंट्रेंस पर जाकर डोरबेल बजा दी। पूरे परिसर में कुछ कोयल और पंछियों के शोर के अलावा कोई शोर नहीं था। ना ट्रैफिक, ना कंस्ट्रक्शन और ना ही किसी इंसान की आवाज सुनाई पड़ती थी। दरअसल ये विला रोहित की माँ आयशा मारवा का बंगला था। आयशा मारवा को शहर की भीड़भाड़ और लोगों के बीच रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें पेड़ पौधों और फूलों से बेहद लगाव था। देश विदेश में लुप्त होने वाली फूलों की प्रजातियां का संरक्षण करती थी। वो सारे विला के परिसर में फैले फूलों की महक किसी बीमार आदमी को तरोताजा करने के लिए काफी थी। बंगले का दरवाजा रोहित के बचपन की सर्वेंट और इस वक्त बंगले की केयरटेकर सावित्री ने खोला। सावित्री को देखते ही रोहित मारवा ने अपने जूते सूरज में उतार दिए। सावित्री ने चप्पल दिए। स्लीपर को पहनकर रोहित विला के अंदर दाखिल हुआ। रोहित जब अपनी माँ के कमरे की ओर जाने लगा तब वो देखकर हैरान हो गया कि उसकी माँ के कमरे से डॉक्टर शालिनी बाहर निकल रही थी। डॉक्टर शालिनी को देखकर रोहित हैरान रह गया। हैरानी में रोहित के मुंह से बिना चोसे ही निकल गया, शालिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहित जानता था कि शालिनी के इंटेंशन नेक नहीं थे। रोहित की माँ को मिलने आने के पीछे शालिनी का जरूर कोई ट्रैप होगा। बड़े ही शांति से शालिनी ने अपनी सॉफ्ट और जेंटल आवाज में रोहित से कहा, मैं यहाँ मिसेस आयशा से मिलने आई हूँ। नेदरलैंड में एक खास किस्म के ऑर्किड फ्लावर मिलते हैं। आजकल उस फ्लावर की प्रजाति लुप्त हो रही है, इसलिए मिसेस आयशा ने यहाँ पर उस ऑर्किड की प्लांटेशन की है और मुझे भी उन्हीं की तरह बॉटनी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, इसलिए उन फ्लावर्स को प्रिजर्व करने के लिए मिस आयशा की मदद करने में यहाँ आई चली। रोहित अच्छी तरह जानता था कि यह सब शालिनी का ढोंग था। मदद के पीछे जरूर उसका कोई गहरा मकसद था। इससे पहले कि रोहित शालिनी के साथ किसी बहस में उतरता, दरवाजा खोलकर रोहित की माँ मिसेस आयशा मारवा बाहर आई। रेशम की साड़ी, पैरों में सादे सिंपल, ना कोई ज्वेलरी ना कोई मेकअप, मगर रोहित की माँ आयशा किसी भी राजघराने की महारानी से कम नहीं लग रही थी। अपने बिल्कुल सॉफ्ट और जेंटल आवाज में मिसेस मारवा ने डॉक्टर शालिनी से कहा, डॉक्टर अब आप जा सकते हैं। देखते हैं इस नई टेक्निक से ऑर्किड में फिर से जान आती है या नहीं। थैंक्स फॉर कन्वर्स। शालिनी ने झुककर मिसेस मारवा को स्माइल दी और वहां से चली गई। मगर विला के बाहर जाते ही शालिनी के एक्सप्रेशन बदल गए। शालिनी पहले ही रोहित की नजरों में गिर चुकी थी। अपनी यूनिवर्सिटी की नौकरी और डॉक्टर का लाइसेंस भी गवा चुकी थी और अब शालिनी की आखिरी उम्मीद विकी भी अनिका की वजह से मर चुका था। अब शालिनी की आखिरी उम्मीद थी मिसेस मारवा। वो किसी भी तरह उनका ट्रस्ट जीतकर फिर से मारवा खानदान में करीब आना चाहती थी। शालिनी ने अपने पर्स से अपना फोन निकाला और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से द फ्लावर गर्ल नाम के सोशल मीडिया आईडी पर मैसेज लिखते हुए कहा, मैं तुम्हें 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी तरह एक रेयर प्रजाति के ऑर्किड फ्लावर्स को मरने से बचाना है। ये कहते हुए शालिनी ने उस अकाउंट पर उस रेयर हेयरकट की कुछ तस्वीरें भेज दी। दरअसल कुछ 3 साल पहले किसी किसान की पूरी फूलों की फसल बर्बाद होने वाली थी। उस किसान की हालत पर किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल किया था। फ्लावर गर्ल नाम के अकाउंट से उस फसल को बचाने का एक तरीका बताया था। किसान की फसल बच गई और
द फ्लावर गर्ल को लोगों ने बहुत ही प्रोटेक्शन किया। तब से इंटरनेट पर लोग बॉटनी के बारे में कोई भी कंप्लेंट सवाल हो तो फ्लावर गर्ल को पूछते और उन्हें ज्यादातर अपने सवालों का सही जवाब और इंस्ट्रक्शन मिल जाते। मिसेज मारवा के पास जाने का और उनका ट्रस्ट जीतने का शालिनी के पास ये एक गोल्डन मौका था। अगर नेदरलैंड के इन रेयर ऑर्चिडा को बचाने की शालिनी कामयाब हो जाती है तो जरूर मिसेज मारवा की नजरों में शालिनी काफी ट्रस्ट बिल्ड अप कर लेती और एक बार शालिनी ने मिसेज मारवा का भरोसा जीत लिया तो रोहित के पास आने का उसे फिर से एक मौका मिल जाएगा। शालिनी ना तो विकी का बदला लेना चाहती थी और ना ही उसे विकी से कोई लगाव था। बस किसी तरह शालिनी रोहित के करीब पहुंचकर अनिका को मारवा हाउस और मारवा खानदान से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहती थी। वह मनोदरा हाउस में अनिका अपने बेडरूम में शावर लेकर बाहर निकली। अनिका ने सोच लिया था कि अब बिना किसी डिस्टर्ब के वो बड़े ही आराम से चैन की नींद सो जाएगी। सोने से पहले अपना फोन साइलेंट करने के लिए अनिका ने अपना फोन हाथों में लिया। तब उसने देखा कि उसके एक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोटिफिकेशन आया था। अनिका का ये सोशल मीडिया अकाउंट वो बहुत ही रेयरली यूज करती थी। जब अनिका ने नोटिफिकेशन पर टैप करके उस मैसेज को पढ़ा तो अनिका को सबसे पहले उस नेदरलैंड के बड़े ही रेयर प्रकार की ऑर्किड की तस्वीरें नजर आई। तस्वीरों के नीचे लिखा था, मैं तुम्हें 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ, किसी भी तरह इन ऑर्किड्स को मरने से बचाने में मेरी मदद करो। दरअसल द फ्लावर गर्ल की आईडी अनिका की थी और अनिका ने जब से उस किसान की मदद की थी, अलग अलग गांव से फूलों की खेती करने वाले किसान किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसने के बाद अनिका से जरूर मदद मांगते। अनिका उन्हें कुछ रिप्लेनली दे देती जिसका इस्तेमाल करके लगभग फूलों की खेती में होने वाली हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मगर आज पहली बार था जब किसी ने अनिका को उसके मदद के लिए 5 लाख रुपए ऑफर किए थे। जब अनिका ने उन ऑर्किड्स की तस्वीर देखी तब उसे पता चला कि ऑर्किड पर कुछ गहरे काले धब्बे नजर आने लगे थे। ये धब्बे इसलिए फूलों पर लगे थे क्योंकि उनमें इन्फेक्शन लग चुका था। मगर ये तस्वीर उसे भेजी गई थी वो काफी रेयर और डिफिकल्ट प्रजाति की ऑर्किड थी। अगर इन्फेक्शन को मरने के लिए पेस्टिसाइड फूलों पर डाले गए तो पेस्टिसाइड की वजह से फूल मुरझाकर मर जाते। मगर चाहे कितने ही रेयर फूल हो, 5 लाख रुपए ऑफर करना कोई मामूली बात नहीं थी। अनिका समझ चुकी थी कि ये कोई किसान की मदद करने की बात नहीं थी, ये किसी सरफिरे पागल का जुनून था जो पैसों से अपना शौक खरीदना चाहता था। वरना एक फूल को बचाने के लिए चुकाई गई कीमत से काफी कम कीमत में उस फूलों को इंपोर्ट करवाया जा सकता था। कहीं ना कहीं अनिका को इस रिक्वेस्ट में लॉजिक नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने नोटिफिकेशन वाले विंडो बंद की और अपने फोन को साइलेंट पर करके अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो गई। वहां रोहित मारवा काफी देर तक खामोश खड़ा रहा, अपनी माँ को देखता रहा। फिर धीरे से अपनी माँ के पास जाकर रोहित ने पूछा, कैसी है आप? मिसेस मारवा ने रोहित की बात का जवाब नहीं दिया, मगर अपनी धीमी और सॉफ्ट आवाज में रोहित से पूछा, क्या उस लड़की ने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई है? रोहित ने अपनी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, मगर धीरे से हमें अपना सर हिला दिया। आयशा मारवा ने अपने पास पड़ा पानी का कैन उठाया और गैलरी में जाकर फ्लावर्स को पानी देने लगी और फिर रोहित की ओर देखकर कहा, तभी मैं सोचूं कि आज अचानक ही तुम मुझसे मिलने क्यों आ गई? एक ऐसी औरत जिसे मारवा खानदान ने पहले ही बेदखल कर दिया हो, भला तुम्हें उस बुढ़ी औरत से क्या काम? मिसेज मारवा की बात सुनते ही रोहित चलकर गैलरी के पास आया और अपनी माँ से कहने लगा, ऐसा क्यों कह रही हो आप? मैं आपसे मिलने आया हूँ, देखने आया हूँ कि आप कैसे हो। पौधे पर पानी डालते हुए मिसेज मारवा ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, या यूं कहे कि ये देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। तुम फिक्र मत करो, वो लड़की बस मेरी मदद करने यहाँ आई थी। मुझसे जुड़कर वो आखिर मारवा खानदान का क्या ही बिगाड़ लेगी। ना तो मेरा उस खानदान से कोई ताल्लुक है, ना ही मेरे पास पैसा है और ना पावर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस मुझे अपने पौधों की चिंता है। बहुत प्यार और जन्नत से मैंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। किसी में कांटे आते हैं तो किसी में फूल, मगर ये तो मेरे अपने ही। तुम बेफिक्र होकर जाओ यहाँ से। क्या अब मारवा खानदान मुझे किसी से दोस्ती करने की भी आजादी
नहीं दे सकता। अपनी माँ की ये बात सुनने के बाद रोहित ने अटकती हुई आवाज में आयशा मारवा से कहा, नहीं माँ, वो बात नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मगर आयशा मारवा ने रोहित की इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अचानक ही गुनगुनाना शुरू कर दिया। गुनगुनाते हुए वो अपने पौधों को बराबर पानी पिलाती रही। जब रोहित ने देखा कि उसकी माँ उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, तब रोहित को लगा कि यहाँ और रुकने का अब कोई फायदा नहीं है। जाने से पहले रोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे, मेरा मतलब है चिराग मेहता से, कह दीजिएगा। पिछले कई सालों से रोहित की माँ ने कभी रोहित को कांटेक्ट करने की किसी भी चीज की डिमांड नहीं की थी, ना इमोशनल ना फाइनेंशियली। रोहित गैलरी से निकलकर बाहर जाने लगा। जाने से पहले अचानक ही उसे कुछ याद आया और उसने मुड़कर अपनी माँ से कहा, माँ, वैसे रिया, मेरा मतलब है आर्यन, अब काफी बदल चुका है, बातचीत करता है, लोगों के साथ इंटरनेट भी करने लगा है और उसने मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म पर काफी बड़ा नाम भी हासिल किया है। लाइव गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग भी करता है। अगर तुम उसे देखना चाहो तो तुम उसे सोशल मीडिया अकाउंट पर देख सकते हो। रोहित की बातें सुनते ही मिसेज मारवा ने गुनगुनाना रोक दिया और रोहित की ओर मुड़कर कहा, मुझे नफरत है बच्चों से, अब जाओ यहाँ से, मुझे छोटे बच्चे अच्छे नहीं लगते। ये कहते हुए आयशा के हाथ से पानी का कैन गिर गया। ये बात रोहित को काफी हर्ट हुई थी। रोहित ने अपनी नजरें नीचे कर ली और वहां से चुपचाप चला गया। रोहित के जाते ही केयरटेकर सावित्री दौड़कर मिसेज आयशा मारवा के पास बालकनी में आई। पानी का कैन उठाने में आयशा की मदद करते हुए सावित्री ने कहा, मैडम, रोहित बाबा कितने प्यार से आपको मिलने आए थे, मगर आप ये किस तरह उनसे बात कर रही थी, वो कितना हर्ट हुए होगे। पानी का कैन सावित्री के हाथों में देते हुए मिसेस मारवा ने कहा, मेरी भी समझ में नहीं आता है सावित्री कि तुम मेरी केयरटेकर हो या मेरी पर्सनल एडवाइजर। मुस्कुराते हुए पौधों को पानी देते हुए सावित्री ने कहा, मैडम, आप जो चाहे मुझे पोजीशन दे दीजिए, घर की नौकरानी, रोहित बाबा की आया, ये विला की केयरटेकर या आपकी पर्सनल एडवाइजर। यहाँ इस विला में हम दोनों के अलावा कोई है भी तो नहीं। सावित्री की बात का जवाब देते हुए आयशा ने कहा, तुम हमेशा मेरे फूलों को भूल जाती हो। मैंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, ये भी तो मुझसे वफादार रहते हैं, मुझे छोड़कर कहीं चले नहीं जाते। जिन मामलों में मैंने इन्हें उगाया है, बस वही मिट्टी के गमलों में पकड़ के रखते हैं। कुछ देर बालकनी के सारे पौधों को पानी पिलाने के बाद सावित्री और मिसेज आयशा मारवा दोनों लिविंग एरिया में आई। मेज पर पड़ा आयशा मारवा का मोबाइल उनके हाथों में देते हुए सावित्री ने कहा, आर्यन बाबा को देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। मैडम, जाने से पहले रोहित बाबा मुझे आर्यन बाबा की जिस आईडी से गेमिंग करता है वो आईडी लिखवाई है। अगर आप कहे तो मैं आपके फोन में आर्यन बाबा की वो लाइव स्ट्रीम चला दूं। अपना फोन अपने हाथों में लेते हुए आयशा ने कहा, कोई जरूरत नहीं है सावित्री, और मुझे भूख लगी है, आज तुम मुझे खाना खिलाओगी या नहीं। सावित्री ने नैपकिन से अपने हाथ पोंछते हुए कहा, अभी बना देती हूँ मैडम, आपके लिए सलाद और पालक की खिचड़ी और साथ में पालक का सूप भी। अपने मोबाइल में कुछ चेक करते हुए आयशा ने सावित्री से कहा, हाँ भाई हाँ, तुम तो मुझे इसी तरह ट्रीट करती हो जैसे कि मैं कोई हॉस्पिटल की पेशेंट हूँ और तुम मेरी नर्स। सब जानती हूँ, ये सब ढोंग मत किया करो कि मेरी फिक्र है तुम्हें। दरअसल बात तो ये है कि खिचड़ी मिनटों में बन जाती है। किचन में जाते हुए सावित्री ने कहा, हाँ मैडम, लेकिन उसे पहले बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है। वेजिटेबल को काटना, पालक को साफ करना, उसे उबालना। मगर आप फिक्र मत कीजिए, आपका डिनर टाइम ठीक 7 बजे होता है। 7 बजे से 15 मिनट पहले ही आपका डिनर आपके सामने तैयार होगा। ये कहते हुए सावित्री किचन में जाकर वेजिटेबल काटने लगी। कटिंग टेबल पर वेजिटेबल चैंपिंग की आवाज पूरे विला में गूंजने लगी थी। थोड़ी देर बाद आयशा ने चुपके से किचन में झांक कर देखा। जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि सावित्री पूरी तरह से अपने काम में बिजी है, तब आयशा मेज पर जाकर उस चिट्ठी में लिखी गई जिसमें रोहित ने सावित्री को आर्यन का गेमिंग आईडी लिखवाया था, वो देखने लगी। काफी सालों से सावित्री आयशा के साथ थी। बचपन से रोहित की देखभाल सावित्री ने ही की थी। सावित्री आम आयाओं से काफी अलग
थी, पढ़ी लिखी समझदार थी। रोहित ने जब सावित्री को गेमिंग आईडी लिखवाया था तो उन्होंने उसे एक चिट्ठी में अच्छे से लिखकर ठीक मिसेस मारवा के सामने मेज पर रख दिया था ताकि मिसेस मारवा की नजर उस चिट्ठी पर पड़े। कुछ देर आईडी को देखने के बाद आयशा ने अपने मोबाइल में रिया का आईडी टैप किया। लाइव स्ट्रीम शुरू होने में अभी काफी वक्त था। मिसेज मारवा रिया की पूरी स्ट्रीमिंग देखने लगी। रिया जिस तरह से अपने फैंस के साथ बात करती थी, ये देखकर आयशा को भी एक दो बार हंसी आ गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा शांत रहने वाला आर्यन इतना विटी और इंटरैक्टिव कैसे हो गया था। कुछ देर बाद सावित्री ने मेज पर गर्मा गर्म सूप और खिचड़ी का बाउल रखा। सावित्री ने आयशा के फोन में झांकते हुए कहा, आर्यन बाबा कितने बदल गए हैं ना। अचानक सावित्री की आवाज कानों में पड़ते ही आयशा चौंक गई और झटके की वजह से उसके हाथ से फोन नीचे फर्श पर गिर गया। फर्श से फोन उठाते हुए आयशा ने सावित्री से कहा, इतनी जल्दी खाना बनकर तैयार हो गया? क्या पता खाना ठीक से पकाती भी हो या बस उबाल कर मुझे खिला देती हो। मुस्कुराते हुए सावित्री ने आयशा को जवाब देते हुए कहा, पिछले 1 घंटे से मैं किचन में हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 1 घंटों से आप आर्यन बाबा की वीडियोस एंजॉय कर रही थी। सावित्री की बात सुनकर खुद आयशा हैरान रह गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी 1 घंटा कैसे बीत गया था। आर्यन की वीडियोस देखने में वो इतनी खो चुकी थी कि वक्त के गुजरने का उसे एहसास ही नहीं रहा। आयशा सावित्री के सामने ये दिखाना नहीं चाहती थी कि वो सचमुच आर्यन को बहुत मिस कर रही थी। इसलिए बहाना बनाते हुए आयशा ने सावित्री से कहा, मेज पर पड़ी पेपर में किसी का ईमेल एड्रेस लिखा था। मुझे लगा कोई काम की चीज होगी, इसीलिए मैंने तो चेक करने के लिए बस एक बार ये सोशल मीडिया आईडी अपने फोन में डाला था। सावित्री मन ही मन मुस्कुराते हुए आयशा को एक थाली में पालक की खिचड़ी, सूप और सलाद सर्व करने लगी। अगले दिन सुबह सावित्री मिसेस आयशा मारवा को वॉक के लिए बाहर ले जाने लगी। जैसे ही सावित्री ने मिसेस मारवा को शाल ओढ़ाई, मिसेस मारवा ने सावित्री से कहा, जरा वो आर्किड फूलों का गमला अपने साथ ले लो। ये बात सुनकर सावित्री हैरान रह गई। ये वही गमला था जिसमें नेदरलैंड से आए रेयर आर्किटेक्ट्स के और अब उन आर्टिस्ट के फूलों को इन्फेक्शन लग गया था। सावित्री ने फूलों का गमला अपने हाथों में लिया। उसके बाद सावित्री मिसेस मारवा को लेकर बंगलों के बाहर वॉक पर निकल गई। ये विला शहर से काफी दूर एकांत में बना हुआ था। विला के ठीक बगल में एक छोटा सा तालाब था जहाँ रोज सावित्री और मिसेस मारवा टहलने जाया करते थे। तालाब पर जाकर आयशा सूरज के दर्शन करती। तालाब का शांत वातावरण आयशा को बहुत अच्छा लगता था। वो हर रोज मछलियों के लिए ब्रेड के टुकड़े ले जाती और मछलियों को खाना डालती। कुछ देर तक रोज की तरह तालाब के किनारे बैठने के बाद आयशा ने बड़े प्यार से सावित्री के हाथ में पकड़े हुए गमला को देखा। फूलों पर बड़े प्यार से एक बार हाथ घुमाने के बाद आयशा ने सावित्री से कहा, इस गमले को तालाब में फेंक दो। सावित्री आयशा की यह बात सुनकर हैरान रह गई। बड़े ही प्यार और जतन से पाला था आयशा ने इन फूलों को, फिर अचानक इन फूलों को तालाब में फेंकने के लिए क्यों मजबूर हो रही थी, यह बात सावित्री की समझ में नहीं आई। सावित्री ने आयशा ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानती हूँ आप ऐसा करने क्यों कर रही हो। इस पौधे का इलाज करने के लिए जो लड़की आ रही थी शालिनी, रोहित बाबा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि शालिनी जरूर मारवा खानदान को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है और अगर उस लड़के को आप दूर करना चाहती है तो आपको लगता है कि आपके पास सिर्फ यही रास्ता है। मगर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। मैं जानती हूँ आपको इन फूलों से कितना प्यार है। इनसे अलग होकर आपके दिल पे क्या गुजरने वाले है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि चाहे आप जुबान की कितनी भी कड़वी हो मगर दिल की बहुत नरम और साफ है और इसीलिए इतने सालों से मैं आपके साथ हूँ मैडम। ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि ये फूल आपके लिए क्या मायने रखते हैं। सावित्री की यह बात सुनते ही आयशा ने अपनी नजर नीचे कर ली। उसकी आंखों से निकले हुई एक आंसू की बूंद तालाब के पानी से जाकर टकराई। इसी के साथ शांत तालाब का पानी अचानक से हिलने लगा और आयशा को सारी पुरानी बातें फिर से याद आने लगी। आयशा मारवा
मारवा खानदान की सबसे बड़ी बहू थी। इस लिहाज से फैमिली में सबसे ऊंचा दर्जा उसी का होना चाहिए था। जो औरत इस वक्त दिल्ली की रानी कहलाई जानी चाहिए थी, वो दिल्ली के बाहर सुनसान वीरान विला में अपनी जिंदगी बिता रही थी। दरअसल मिसेज आयशा मारवा परिवार से निकाले जाने के बाद भी अपने आप को रोहित से कभी जुदा नहीं कर पाई थी, मगर रोहित की भलाई के लिए ही आयशा ने रोहित से दूर रहने का फैसला किया था। दूर रहकर भी आयशा के मन में हमेशा रोहित की फिक्र लगी रहती थी और रोहित की जिंदगी में आर्यन के आने के बाद तो उसके मन में आर्यन के लिए भी वही फीलिंग्स थी जो अपने बेटे रोहित के लिए थी। बेटे और पोते के लिए जो फीलिंग्स थी उसको कहीं ना कहीं वो इन फूलों की देखभाल करके पूरी करती थी। और इस वक्त जिस गमले में आर्टिक फूलों को इन्फेक्शन लगा था, वो फूल रोहित ने कुछ सालों पहले नेदरलैंड से आते वक्त अपनी माँ को गिफ्ट किए थे। ये बात शायद रोहित खुद भी भूल चुका था, मगर आयशा अब भी इन फूलों के साथ जुड़ी हुई थी। गमले में लगी फूलों की लाइफ स्पैन खत्म होने को आई थी। उन पर कीड़े लगने लगे थे। किसी तरह उनके स्टूड में इन्फेक्शन लग गया था। ये कहा जा सकता था कि अब ये पौधे की उम्र खत्म होने को आई थी। आयशा ने इसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर किसी तरह से वो पौधों में जान नहीं डाल पा रही थी। दिन ब दिन पौधा और कमजोर हो जा रहा था और उस पर लगे फूल किसी भी वक्त मुरझाकर गिर सकते थे। आयशा के रूटीन चेकअप करने के लिए हर महीने डॉक्टर्स आया करते थे। आयशा को पता था कि डॉक्टर शालिनी रोहित के हॉस्पिटल में काम करती थी। पहले जब भी मिसेज आयशा मारवा का शालिनी से इंटरेक्टेड हुआ था, तब शालिनी ने अपनी रुचि फूल पत्ती की स्टडी में दिखाई थी। जब आयशा ने देखा कि रोहित का दिया हुआ फूल में इन्फेक्शन लग गए हैं, तब मिसेज आयशा ने खुद डॉक्टर शालिनी से पर्सनल एडवाइस लेने की कोशिश करी, जिसकी वजह से डॉक्टर शालिनी की आयशा से दोस्ती हो गई। फूलों में इतनी दिलचस्पी लेने वाली डॉक्टर शालिनी पहली ऐसी लड़की थी जो आयशा को मिली थी। शालिनी की फूलों में दिलचस्पी देखकर आयशा भी शालिनी के साथ बातें करने लगी थी। सावित्री भी ये देखकर हैरान थी कि कई सालों में पहली बार मिसेज मारवा ने किसी के साथ इतनी बात की थी। शालिनी और मिसेज मारवा को बातें करते हुए देखकर कहीं ना कहीं सावित्री ने भी राहत की सांस ली थी कि चलो, इतने सालों बाद मिसेज मारवा ने किसी से तो दोस्ती की। मगर फिर रोहित आया और उसने मिसेज मारवा से कहा कि वो शालिनी से दूर रहे। मिसेज मारवा समझ नहीं पा रही थी कि इस आर्किड फ्लावर के होते हुए किस तरह शालिनी को अपने घर में आने से अवॉइड करती थी। शालिनी से रोहित को बचाने का अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था। आर्किड फ्लावर्स का गमला सावित्री के हाथों में देकर मिसेज मारवा अपनी जगह पर खड़ी हुई। धीरे से तालाब के किनारे पर चलते हुए मिसेज मारवा ने पीछे बैठी सावित्री से कहा, उस गमले को यही तालाब में फेंक दो। सावित्री अच्छी तरह जानती थी कि ये गमला, ये फूल मिसेज मारवा के लिए क्या मायने रखते थे, मगर फिर भी इतने कठोर दिल से मिसेज मारवा ने सावित्री से कह दिया कि गमले को तालाब में फेंक दो। सावित्री को मिसेज मारवा की यही बात से बहुत हैरानी होती थी। वो समझ नहीं पाती थी कि मिसेज मारवा ज्यादा जिद्दी थी या ज्यादा इमोशनल। सावित्री ने उस गमले को जैसे ही तालाब के पानी में छोड़ने की कोशिश की, अचानक ही सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि मिसेज मारवा पीछे मुड़कर नहीं देखने वाली थी। वो गमले को अपने से हमेशा के लिए दूर होते हुए नहीं देख पाएगी। सावित्री ने पौधे को पास ही एक बड़े पत्थर के पीछे लगा दिया और फिर एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसे तालाब में फेंक दिया। सावित्री और मिसेज मारवा वापस अपने विला में चले गए। विला के अंदर जाते ही मिसेज मारवा ने सावित्री से कहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ और अपने कमरे में जा रही हूँ। कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। सावित्री अच्छी तरह जानती थी कि मिसेज मारवा कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती है। उस गमले से जुदा होने का दुख उनके आंखों में साफ नजर आ रहा था। मिसेज मारवा के अपने कमरे में जाने के बाद सावित्री सोच में पड़ गई कि उस गमले के पौधे को और उन फूलों को बचाने के लिए वो क्या कर सकती थी। अचानक तभी उसे रोहित का ख्याल आया। रोहित दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत में सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था। क्या वो उन फूलों की बीमारी को ठीक करने में अपनी माँ की मदद नहीं कर सकता था? मिसेज मारवा ने
कभी भी रोहित की मदद नहीं ली थी। रोहित सामने से अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए काफी कोशिश करता, मगर हमेशा रोहित से मिली मदद को भी मिसेज मारवा एक्सेप्ट नहीं करती थी। सावित्री अच्छी तरह जानती थी कि अगर मिसेज मारवा की इजाजत के बिना सावित्री ने रोहित को कांटेक्ट करने की मदद ली तो मिसेज मारवा को बहुत बुरा लगेगा, मगर सावित्री मिसेज मारवा की ऐसी हालत नहीं देख पा रही थी। सावित्री ने रोहित मारवा को कॉल लगाने के लिए जैसे ही फोन उठाया तभी विला की डोरबेल बजी। सावित्री ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने डॉक्टर शालिनी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। शालिनी ने सावित्री से कहा, हेलो सावित्री जी, मैंने जो सुझाव दिए थे उसके बाद अब वो आर्किड के फूलों कैसे हुए? सावित्री अच्छी तरह जानती थी कि आज जो कुछ भी हुआ था वो सब डॉक्टर शालिनी की वजह से हुआ था। एक लंबी सांस छोड़ते हुए सावित्री ने डॉक्टर शालिनी से कहा, आज सुबह वो सारे फूल मुरझा गए और वो पौधा भी अब मर चुका है। ये कहते हुए सावित्री ने शालिनी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सावित्री का ऐसा बर्ताव देखकर डॉक्टर शालिनी हैरान रह गई। शालिनी को पौधों के मुरझाने का कोई गम नहीं था, मगर उसे इस बात का गम था कि पौधे को मुरझाने की वजह से मिसेज आयशा मारवा के पास रहने का मौका शालिनी गवा दिया था। शालिनी ने फिर से एक बार दरवाजा खटखटाया और इस बार जैसे ही सावित्री ने दरवाजा खोला, डॉक्टर शालिनी ने सावित्री से कहा, मैं बस कुछ देर मिसेज मारवा से मिलना चाहती हूँ। बात को टालते हुए सावित्री ने डॉक्टर शालिनी से कहा कि मिसेज मारवा की तबीयत आज बहुत खराब है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है और आज वो किसी भी गेस्ट को मिलना नहीं चाहती। शालिनी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो रेयर आर्टिक के फूल मिसेज मारवा के लिए जान से भी ज्यादा प्यारे थे। उन फूलों का इलाज करके डॉक्टर शालिनी मिसेज मारवा के बेहद करीब आ सकती थी। कुछ देर शालिनी खामोश खड़ी सावित्री की ओर देख रही। जब उसे विला के अंदर जाने का और कोई बहाना नहीं मिला तो वो चुपचाप वहां से चले गई। शालिनी ने सोचा कि शायद मिसेज मारवा की तबीयत सच में ठीक नहीं होगी, उन्हें फूलों के मुरझाने का गहरा सदमा लगा होगा। शालिनी ने सोचा कि वो कल फिर आकर मिसेज मारवा से मिलने की कोशिश करेगी। जैसे ही सावित्री ने शालिनी के जाने के बाद दरवाजा बंद किया, मिसेज मारवा अपने कमरे से बाहर आई। दरवाजे के पास खड़ी सावित्री से पूछा, कौन था सावित्री? अपनी नजरें झुकाकर सावित्री ने मिसेज मारवा से कहा, डॉक्टर शालिनी आई थी आपसे मिलने के लिए। वो आपसे मिलना चाहती थी, मगर मैंने उससे कह दिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आज आप किसी से मिलना नहीं चाहती। इसके बाद सावित्री और मिसेज मारवा खिड़की से बाहर देखने लगे। निराश डॉक्टर शालिनी को बंगले से बाहर जाते हुए देखकर मिसेज मारवा ने कहा, लड़की बहुत उदास हो गई है, लगता है फूलों के मुरझाने की वजह से उसे भी गहरा सदमा लगा है। काफी सालों बाद मुझे कोई ऐसा दोस्त मिला था जिसे मेरी ही तरह फूलों में दिलचस्पी हो। सोचा था कि इसकी मदद लेकर हमारे रेयर आर्टिक फूलों के पौधे को बचा लूंगी। मिसेज मारवा के कंधे पर हाथ रखते हुए सावित्री ने कहा, मैं भी बहुत खुश थी मैडम, आपको काफी सालों के बाद कोई अच्छा लगा था, किसी के साथ आपकी दोस्ती हुई थी। खिड़की के पर्दे बंद करते हुए मिसेज मारवा ने सावित्री से कहा, आजकल फूलों के बारे में जानने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। लोगों को फूलों से अपने हर फंक्शन को डेकोरेट करना तो बहुत अच्छा लगता है, मगर उनका ख्याल रखना किसी को नहीं आता। इस बात का जवाब देते हुए सावित्री ने मिसेज मारवा से कहा, आपकी बात बिल्कुल सच है। कुछ ही दिनों पहले मैंने भी अखबार में पढ़ा था, कुछ किसानों की फूलों की खेती बिल्कुल बर्बाद होने वाली थी। तभी फ्लावर गर्ल नाम की किसी लड़की ने फूलों को रोग से बाहर निकालने का एक नुस्खा बताया था, जिससे फूलों की फसल भी बच गई और सारे किसान मिलकर उस लड़की को दुआएं देने लगे।